नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के व्यूअर्स का वीएनएम में बहुत बहुत स्वागत। आज 12 मार्च और 12 मार्च को तो नहीं, लेकिन हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड किडनी डे पर पूरे विश्व में लोगों को किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आजकल हम इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं कि कहीं ना कहीं पानी कम पीते हैं। और पानी जब हम कम पीते हैं, किडनी से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां सामने आती है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा बॉडी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। और इसीलिए किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति आपको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए पूरा विश्व ये दिन मनाता है, विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस पर आज किडनी से जुड़ी समस्याओं और साथ ही साथ इलाज क्या है, उस पर बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अनिल गंजू को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको ये दे दूं कि वर्ल्ड किडनी डे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ किडनी डिसीज और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा मनाने की शुरुआत की गई। और इस वर्ष का 2020 का जो थीम है वो रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, यानी कि हर एक की किडनी सुरक्षित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और कैसे रह सकती है किडनी स्वस्थ, उस पर आज बातचीत होगी। कैसे रख सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आपकी किडनी का इलाज कैसे हो सकता है, उस पर बातचीत होगी। सर, ये बताइए, आज विश्व किडनी दिवस है, क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो क्या जरूरत है इस दिवस को मनाने की, और किडनी से जुड़ी क्या मुख्य बीमारियां आपके सामने आती रहती है? विश्व किडनी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किडनी की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो हर 10 में से एक आदमी को किडनी की बीमारी है और पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 85% करोड़ लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी से किसी न किसी प्रकार की है। तो इसीलिए किडनी की बीमारी अगर हम उसको किसी भी तरह से प्रिवेंट कर सकें, आने से रोक सकें, तो ये बीमारियां आगे जाके कम होगी और इसके ऊपर जो बहुत ही खर्चा होता है ये विश्व भर में कम हो सकता है। किडनी की बीमारियां जो है, जो आमतौर से होती है, इसमें सबसे कॉमन बीमारी जो है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाता है और कम होने के मुख्य कारण में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनी के इन्फेक्शन, पथरी का रोग, पेन किलर्स का उपयोग, कई बार वारसागत बीमारियां होती है। तो कई अलग अलग प्रकार की बीमारी की वजह से ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जो टेम्पररी किडनी फेलियर, जो किसी भी एक्यूट इलनेस, टेम्पररी इलनेस की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शन हो, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया हो, तो कोई भी कारण से लो बीपी हो और उसमें टेम्पररी किडनी फेलियर। इसके अलावा किडनी की बीमारियों में इन्फेक्शन है, पथरी की बीमारी है और किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके बीमारी होती है, जो किडनी के अंदर ही शुरू होती है और जिसकी वजह से किडनी बिगड़ने लगती है। तो ये अलग अलग प्रकार की किडनी की बीमारियां हैं जो हो सकती है और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ये बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी अर्ली स्टेज में हो तो हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो यही ध्येय है कि विश्व किडनी दिवस मनाने का और लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इसीलिए मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। चलिए, किडनी से जुड़ी क्या क्या बीमारियां सामने आती है उस पर बातचीत हो गई है। और क्या होता है जब किडनी फेल हो जाती है, क्या ट्रीटमेंट से आप आपकी जिंदगी को रूटीन लाइफ बना सकते हैं, ये आज मुख्य रूप से बात होने वाली है। सर, ये बताइए कि किडनी फेलियर जब होता है, क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है? देखो, अगर हम किडनी क्या कार्य करती है शरीर में वो देखें तो किडनी के कार्यों के बारे में सबसे मुख्य कार्य है कि शरीर में जो खून है उसमें जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, जहरीले पदार्थ हर रोज़ पैदा होते हैं, वो किडनी पेशाब के द्वारा बाहर निकालती है। इसके अलावा शरीर में क्षार का संतुलन रखना, जैसे सोडियम, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, एसिड लेवल है, ये सभी का संतुलन किडनी करती है पेशाब में निकालने के द्वारा। शरीर में एक्स्ट्रा पानी होता है, वो कितना, हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी ज़्यादा निकालेगी, पानी कम पिएंगे तो बाहर कम निकालेगी। तो ये सब कार्य जो है ये किडनी करती है। और जब किडनी का कार्य कम हो जाता है, किडनी फंक्शन कम हो जाता है क्योंकि किडनी डैमेज हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है शरीर में बढ़ती है। यूरिया, क्रिएटिन जो
जहरीले पदार्थ है, उसके साथ पोटेशियम बढ़ता है, एसिड लेवल बढ़ता है, फास्फोरस। तो ये सब चीज़ों को जब बढ़ जाता है और जब किडनी फंक्शन 10% से कम काम करती है तो उस स्टेज पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत की जो स्टेज है जब किडनी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है और शुरुआत की बीमारी, तो उस टाइम पर मेन ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, पानी आप ज़्यादा पीते रहिए और खाने पीने का कंट्रोल रखना, पेन किलर्स की दवाइयों का उपयोग न करें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें, अपना वज़न नियंत्रण में रखें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं जो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किडनी बिगड़ेगी नहीं, और अगर शुरुआत की किडनी की बीमारी है तो आप लंबे समय तक किडनी फेल होने से बचा सकते हैं। और तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है, ये भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे भी किडनी को नुकसान होता है। तो शुरुआत की फेज़ में अगर पकड़ा जाए तो फिर हम किडनी को बिगड़ने से बचा सकते हैं, मगर अगर किडनी 90% से ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर डायलिसिस ही लास्ट रिजॉर्ट रहता है। या तो आप डायलिसिस करवाएं या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। जी, और डायलिसिस की आपने बात करी, क्या होता है डायलिसिस, क्या प्रोसेस है, क्या ट्रीटमेंट है ये? देखो, डायलिसिस जो है, जैसे हमने बात किया कि किडनी के कार्य है शरीर में सब कचरा और सब निकालना, तो डायलिसिस भी यही है, एक कृत्रिम रास्ता है खून साफ करने का। और डायलिसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहले हम हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। हीमोडायलिसिस में शरीर में से खून निकलता है और डायलिसिस मशीन की तरफ जाता है। वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी या फिल्टर होता है, उसके अंदर से खून पसार होता है, वहाँ पे ये सब अनावश्यक वस्तुएं निकल जाती है और साफ सुथरा खून वापस शरीर में जाता है। ये जो फिल्टर होता है उसके अंदर हज़ारों पतली पतली नलियाँ होती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और इन कैपिलरीज के अंदर से खून पसार होता है और कैपिलरीज के बाहर डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस का पानी होता है, जिसमें खून में से जो कचरा निकलता है वो डायलिसिस के फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से खून का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये हुआ हीमोडायलिसिस के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ डायलिसिस है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस या पेट का डायलिसिस। पेट के डायलिसिस में जो है वो घर पे किया जा सकता है, और इसको करने के लिए खून में पेट में एक छोटा सा ऑपरेशन करके नली बिठाई जाती है। उसके बाद जो है नली बिठाने के बाद जो है 10-15 दिन के बाद सब ठीक हो जाए, उसके बाद डायलिसिस बैग कनेक्ट करते हैं। इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है बाहर होता है बैग के अंदर, वो डायलिसिस फ्लूइड पेट के अंदर जाता है और पेट में जो खून सर्कुलेट हो रहा होता है वहाँ से कचरा, क्षार, ये सब चीज़ निकल के वो डायलिसिस फ्लूइड में बाहर आता है और वो उसको फिर 6-8 घंटे के बाद बाहर ड्रेन आउट करते हैं। मगर ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो दिन में 3 या 4 बार कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कचरा है वो धीरे धीरे निकलता है। अच्छा। और हफ्ते में 7 दिन ये पेरिटोनियल डायलिसिस करना पड़ता है। मगर ये घर पे कर सकते हैं पेशेंट, अपने टाइम से, अपनी सुविधा से ये जो है पानी अंदर डालने का, निकालने का प्रोसेस कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी इजी प्रोसेस है, लगता है मुश्किल मगर काफ़ी इजी प्रोसेस, और कई लोग इस प्रकार के डायलिसिस से भी अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आज है विश्व किडनी दिवस, और विश्व किडनी दिवस पर अगर किडनी खराब होती है तो किस तरीके से डायलिसिस एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसकी, और डायलिसिस कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है डायलिसिस, ये समझने की हम डॉक्टर अनिल गंजू से कोशिश कर रहे हैं जो शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सर, डायलिसिस की जरूरत पेशेंट को कब पड़ती है? जब दोनों गुर्दे या किडनी 90% से ज़्यादा नुकसान डैमेज हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं, किडनी फंक्शन पूरा मिला के 10% से भी जब कम हो, उस स्टेज पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। क्योंकि उस स्टेज पर ब्लड में जो कचरा, जहर, पोटेशियम, एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, और ये ज़्यादा बढ़ने से शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे भूख न लगना, उल्टियाँ होना, सांस की तकलीफ़ होना, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट का इरेगुलर बीटिंग होता है, हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। तो 10% से कम किडनी जब काम कर रही हो तो उस स्टेज पर ज़िंदगी को खतरा होता है अगर हम डायलिसिस नहीं करेंगे।
तो इस लेवल पे डायलिसिस शुरू करना चाहिए जब किडनी फंक्शन 10% से कम होगा। जी, और ये कहा जाता है कि डायलिसिस भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके साथ आप हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, यानी कि करते रहना पड़ता है। ये क्या होता है? देखो, डायलिसिस जो है, जैसे हमने बात किया, वो जो किडनी काम करती है उसका एक कृत्रिम रास्ता है, उसके लिए एक विकल्प है जी। किडनी फेलियर, जैसे पहले मैंने कहा, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रॉनिक किडनी फेलियर है जिसमें किडनी परमानेंटली डैमेज होती है जी। और एक एक्यूट किडनी फेलियर होता है कि जिसमें किडनी टेम्पररी डैमेज होती है। जब किडनी में टेम्पररी डैमेज हो और वो कई बार हफ्ते में या 3-4 हफ्ते में रिकवर होता है, अच्छा। तो ऐसे लोगों को 2 या 3 हफ्ते में डायलिसिस करके जब किडनी ठीक हो जाती है तो आगे डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। मगर जिनको किडनी परमानेंटली डैमेज्ड है उनके लिए डायलिसिस एक परमानेंट रास्ता बन जाता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी मेरी किडनी, जो किडनी स्वस्थ है वो हफ्ते में 7 दिन काम करती है और दिन में 24 घंटे काम कर रही है। तो जिसकी किडनी काम नहीं करती है उसको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जो है ज़िंदगी भर करते रहना पड़े, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो फिर डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार ज़िंदगी भर चलते रहेगा। यानी एक जो कचरा है बॉडी से वो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है डायलिसिस, हाँ ये हम जी। कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? हाँ बिल्कुल, जो कचरा निकालने का प्रोसेस है ये डायलिसिस है। जी, और किस तरीके से हेल्प करता है ये डायलिसिस किडनी डिसीज को क्योर करने में? डायलिसिस से किडनी डिजीज़ क्योर नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि ये तो खाली किडनी डिजीज़ को, किडनी का फंक्शन रिप्लेस करता है। जी जी। और किडनी डिजीज, लोगों को ऐसा होता है कि हम डायलिसिस करेंगे हमारी किडनी ठीक हो जाएगी, मगर ये गलत फहमी है। डायलिसिस तो सिर्फ कचरा निकालने का एक रास्ता है, वो किडनी डिजीज़ को क्योर नहीं करेगा। अगर किडनी टेम्पररी डैमेज है किसी भी बीमारी की वजह से, तो वो बीमारी की अब क्योर हो जाएगी तो डायलिसिस बंद होगा, और अदरवाइज डायलिसिस जो है वो रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। डायलिसिस से न तो किडनी बिगड़ेगी न किडनी सुधरेगी। यानी डायलिसिस एक सिर्फ एक जरिया है आपको ठीक रखने का, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। डायलिसिस नाम ही इतना बड़ा है कि लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि वो तो भाई डायलिसिस पर है अब, यानी वेंटिलेटर पे है, उस तरीके से हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतना मुश्किल होता है पेशेंट को डायलिसिस लेना? कंफर्टेबल होता है या कुछ दिक्कतों का सामना डायलिसिस लेने के दौरान करना पड़ता है? डायलिसिस जो है, आजकल जो हमारे पास नई मशीन्स है, मॉडर्न मशीन्स है, तो डायलिसिस बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसेस हो गया है। और ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट्स आराम से म्यूज़िक सुनते हैं, कई बार अपना मोबाइल पे पिक्चरें देखते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो डायलिसिस जो है वो पेनफुल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है। शुरुआत के 1-2 डायलिसिस में बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए होता है कि भी कई तकलीफ़ हो, मगर एक बार जो पेशेंट रेगुलर डायलिसिस पे है उसके लिए तो डायलिसिस है बहुत ही इजी प्रोसीजर है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो घर में बैठे, वैसे आप 4 घंटे डायलिसिस कराइए। डायलिसिस में कभी कभी जो तकलीफ़ होती है उसमें लो बीपी होना, उसकी वजह से उबके उल्टी होना या कभी बुखार आना, ठंडी, मगर वो जो है वो कभी कभी होता है। वैसे हर रोज़ के डायलिसिस में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इसलिए डायलिसिस काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है और काफ़ी कंफर्टेबली लोग करवाते हैं डायलिसिस। ठीक है। और डायलिसिस से कितनी जिंदगी जो होती है उसे एक्सटेंड हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं? कितना लंबा डायलिसिस पे एक किडनी वर्क कर सकती है? देखो, डायलिसिस जो है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है उसके लिए डायलिसिस सहारा है कि शरीर का कचरा जहर निकालने का। और ऐसे लोग जो हैं जो अच्छी तरह से डायलिसिस करा रहे हैं पूरी, जैसे कई लोगों को हम बोलते हैं कि आप हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराओ, तो बोलते हैं हम 1 ही बार कराएंगे। मगर जो रेगुलरली हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं अच्छी तरह से और उनका बॉडी स्वस्थ रहता है, तो डायलिसिस पे 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ निकाल सकते हैं। क्योंकि जितना हम बॉडी की केमिकल बैलेंस को नॉर्मल रखेंगे उतना उसकी वजह से शरीर में तकलीफ़ें जो होती है वो कम होगी। तो डायलिसिस मगर सिर्फ किडनी की बीमारी का इलाज है। अगर साथ में किसी को हार्ट की बीमारी है और कोई बीमारी है तो वो बढ़ सकती है, उसका इलाज तो डायलिसिस नहीं है। बट किडनी की बीमारी अगर खाली हो और ऐसे पेशेंट्स डायलिसिस पे हो तो वो 5, 10, 15, 20 साल भी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं।
अच्छा, डायलिसिस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके साथ जैसे कि डायबिटीज के साथ लोग जीने लग जाते हैं, वैसे डायलिसिस के साथ भी लोग जी सकते हैं, काफी सालों तक जी सकते हैं, ये कह रहे हैं सर। लेकिन आजकल जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें सामान्य बुखार भी हो तो भी वो हमें जाना कभी ना कभी एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव अब माने जाते हैं। डायलिसिस के लिए सर इसे ऐसा कहा जाता है कि डायलिसिस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हमारे दर्शक को ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या सही मायने में डायलिसिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? डायलिसिस एक्सपेंसिव इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी खर्चा होता है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस कराएंगे तो आपको एक डायलिसिस का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपया होता है। अच्छा। और अगर महीने का 8 से 10 बार डायलिसिस कराओ तो 20 से 25,000 रुपये डायलिसिस खर्चा होगा। तो हर महीने 20-25,000 30,000 डायलिसिस का खर्चा होगा अगर आप अच्छी तरह से डायलिसिस करा रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट हॉस्पिटल में कराएंगे तो थोड़ा कम खर्चा होगा, मगर डेफिनेटली डायलिसिस जो है ये काफ़ी महंगी चीज़ है क्योंकि इसमें मटेरियल्स ही हर बार काफ़ी यूज़ होते हैं। और इसके बारे में पेशेंट को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है या देखना पड़ता है। इंश्योरेंस भी डायलिसिस कवर करती है, इसलिए अगर आपका इंश्योरेंस है वो इसको कवर कर सकता है, बट डेफिनेटली ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है। महंगा ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन अगर किसी को स्वस्थ रहना होगा, किडनी अगर खराब है और स्वस्थ रहना है, तो डायलिसिस एक ही ये ऑप्शन बचता है, और किडनी ट्रांसप्लांट उसके बाद की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायलिसिस पर ही बात करते हैं। सर, डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं, क्या वो नॉर्मल फील करते हैं या उन्हें और कोई प्रॉब्लम्स आती है रूटीन लाइफ में? अगर आप अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा, हफ्ते में 2 या 3 बार रेगुलर जिस तरह से आपको एडवाइस किया है डायलिसिस करवाते हैं तो आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स हैं जो ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं डायलिसिस करा के, और बाकी का टाइम अपना नॉर्मल, हाउसवाइफ्स हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से डायलिसिस कर रहे हैं और आपकी तबीयत अच्छी है तो आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। अपनी बाकी के टाइम में आप सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आप डायलिसिस के लिए आइए 4 घंटा, बाकी के पूरा हफ्ता आप अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर डायलिसिस पेशेंट जो है वो काफ़ी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है अगर वो अच्छी तरह से डायलिसिस करवा रहा हो। और डायलिसिस जो होता है उस पेशेंट को क्या कोई स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत होती है, या ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है, ऐसा कुछ? डायलिसिस पेशेंट को थोड़ा डाइट का कंट्रोल तो रखना पड़ता है। जैसे पानी की मात्रा कम पीनी पड़ती है, नमक कंट्रोल में रखना पड़ता है, और पोटेशियम नहीं बढ़े उसके लिए फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, पोटेशियम युक्त जो सब्जियां हैं वो सब का कंट्रोल रखना पड़ता है। बिकॉज नींबू है, टमाटर है, आलू प्याज, ये सब में पोटेशियम आता है, पालक में पोटेशियम, तो जिस चीज़ों से पोटेशियम बढ़ता है वो चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ती है। मगर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले सकते हैं। डायलिसिस शुरू होने से पहले हम कहते हैं आप प्रोटीन कम खाइए किडनी की बीमारी के लिए, पर डायलिसिस शुरू होने के बाद आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं। पर नमक, पानी और पोटेशियम युक्त खुराक जो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जितना आप कंट्रोल करेंगे उतनी तकलीफ़ें आपको कम होगी, आप अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकेंगे। और मेरे मन में एक सवाल और भी आ रहा है, क्या डायलिसिस वाले जो पेशेंट है ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, डायलिसिस वाले, आप हीमोडायलिसिस कर रहे हो या पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, आप ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हीमोडायलिसिस फैसिलिटीज़ हर एक शहर में, छोटे छोटे शहर में भी है, बड़े शहरों में भी है। तो आप डायलिसिस के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप एक डायलिसिस जहाँ रहते हैं वहाँ करा सकते हैं। अगर आप हफ्ता भर कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हैं आप, तो वहाँ जाके भी आप डायलिसिस करवा के अपने वेकेशन पूरा कर सकते हैं। खाली थोड़ा बहुत प्लानिंग चाहिए, पहले से आपको डायलिसिस के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मगर ये नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, अरेंज करते हैं। हमारे पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं हमको यहाँ घूमने जाता है, तो हम उनको अरेंज करके देते हैं कि आप यहाँ पे डायलिसिस करवाओ, उधर कराओ। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो करते हैं वो तो घर पे करते हैं, तो उनको वो डायलिसिस की बैग्स जो है उसका अरेंजमेंट करना है कि जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं वो डायलिसिस की बैग्स वहाँ पे पहुँच जाए, तो वो घर पे वहाँ पे भी डायलिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोग काफ़ी तरीके से नॉर्मल क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एंड डूइंग ऑल देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ये भी नॉर्मल होती है? आदमी ऑफिस तो जा सकता है, आप कह रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डायलिसिस वाले लोग? आपको जब तक हैवी वज़न नहीं उठाना है
तब तक आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे आप गाड़ी ड्राइव करिए, स्कूटर ड्राइव करिए, तो वो सब नॉर्मल एक्टिविटीज़। अगर बहुत हैवी वज़न उठाना है या मैनुअल लेबर है तो उस करने में पेशेंट को तकलीफ़ आ सकती है। बट उसके अलावा आप अपनी घर की एक्टिविटीज़ है, ड्राइविंग है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं और नॉर्मल क्वालिटी लाइफ रूटीन में जी सकते हैं। यानी डायलिसिस के साथ भी एक इंसान हेल्दी लाइफ जी सकता है, रूटीन लाइफ जी सकता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली, पीरियडिकली जैसे भी डायलिसिस की ज़रूरत हो उस हिसाब से डायलिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैं पूछने ही वाली हूँ कि अगर डायलिसिस रोक दिया जाए तो क्या होने वाला है। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सारी बातें डायलिसिस से रिलेटेड हो जाए। सर, अक्सर ये भी सुना जाता है कि डायलिसिस के लिए जो फिल्टर यूज़ होता है उसे रीयूज़ किया जाता है। ये सेफ है या नहीं है? देखिए, डायलिसिस क्योंकि जैसे हमने कहा बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम जो डायलिसिस फ़िल्टर या आर्टिफिशियल किडनी है उसको रीयूज़ करते हैं। कई बार 4 बार यूज़ करते हैं, कई बार 6 बार रीयूज़ करते हैं, मगर उसमें इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना डायलिसिस फ़िल्टर एक ही बार यूज़ करेंगे तो कॉस्ट तो थोड़ा बढ़ेगा, मगर आपकी इन्फेक्शन लगने का चांस कम रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, डायलिसिस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। फ़िल्टर एक ही बार यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़िल्टर के ऊपर तो लिखा होता है कि इसको एक ही बार यूज़ करना चाहिए, बट क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है इसीलिए इसको रीयूज़ करने का भी प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो उस हिसाब से रीयूज़ किया जाता है। तो फ़िल्टर रीयूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम उसको एक ही बार यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शंस और दूसरे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। तो डायलिसिस का फिल्टर रीयूज तो होता है, डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉस्ट घटाने के लिए होता है और ना किया जाए तो बेटर है, ये कह रहे हैं डॉक्टर अनिल गंजू। सर, ये सवाल ही मेरे मन में काफ़ी देर से चल रहा है कि डायलिसिस तो आपने बताया कि ये है वो है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दवाइयाँ भी अगर 8 दिन लेनी है, 10 दिन लेनी है, 15 दिन लेनी है, हम थक जाते हैं। तो डायलिसिस से भी पेशेंट कहीं ना कहीं थक जाता होगा और एक जगह पर जाकर सोचता होगा अब मुझे डायलिसिस नहीं कराना है, तो क्या होता है? ये जिसको हम कहते हैं बर्नआउट, डायलिसिस में भी या किसी भी लंबी बीमारी में बर्नआउट, पेशेंट थक जाता है कि भी मुझे ये कितने साल तक कराते रहना पड़ेगा, कराते रहना। तो मगर उसमें वही है कि अगर पेशेंट डायलिसिस करना बंद कर देगा तो फिर क्या, किडनी काम नहीं कर रही है, पेशाब कम हो रहा है, तो धीरे धीरे शरीर फूलने लगेगा, शरीर में कचरा, जहर, ये पोटेशियम बढ़ते जाएगा। तो फिर थोड़े दिनों में वापस भूख कम लगना, उल्टियाँ होना, सांस की तकलीफ़ होना, और जहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी कोमा में जा सकता है या हार्ट बंद हो सकता है। तो जो डायलिसिस का पेशेंट है रेगुलरली अगर वो नहीं कराएगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी चलेगी नहीं, थोड़े दिनों या 1-2 हफ्ते चल सकती है, बहुत लंबा नहीं चल सकता है डायलिसिस के बिना। अच्छा, यानी डायलिसिस अगर आपको प्रेफर किया गया है कि डायलिसिस कराना है तो वो शायद आपकी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। सर, कितने साल जीते हैं डायलिसिस पे पेशेंट? डायलिसिस पे पेशेंट 10 साल, 15 साल, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 20 साल से डायलिसिस कराते हैं, जो बिल्कुल अच्छी तरह से डायलिसिस करेंगे हफ्ते में 3 बार, तो ऐसे लोग 15, 20 साल, 30 साल भी जी सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको साथ में हार्ट की बीमारी या ब्रेन की बीमारी या दूसरी कोई बीमारी नहीं हो, तो फिर वो लंबा समय 15, 20 साल, 30 साल तक भी निकाल सकते हैं डायलिसिस पे। जी, और डायलिसिस नहीं करवाना है तो कोई ऑप्शन बचता हो पेशेंट के पास? डायलिसिस नहीं करवाना हो तो किडनी ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है बेस्ट, और किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास घर में कोई किडनी डोनर हो जो किडनी दे सकता है तो वो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए। अगर घर में किडनी डोनर नहीं है तो आप कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा, तो आपका साल, 2 साल, 3-4 साल में नंबर आ सकता है और ट्रांसप्लांट आगे हो सकता है। मगर डायलिसिस किडनी फेलियर के लिए यही 2 रास्ते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर आपके पास किडनी डोनर है, या डायलिसिस है जिसमें हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, ये 2 प्रकार के डायलिसिस हैं। जी, यानी अगर किडनी खराब हुई है तो आप डायलिसिस पे
जी सकते हैं कुछ साल, या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आज विश्व किडनी दिवस जब पूरा विश्व मना रहा है, तब हमने भी कोशिश की कि किडनी से संबंधित बीमारी और उसके इलाज पर आपको जानकारी दी जाए। सर, ये तो सारी इलाज की बात हो गई। मैं तो हमेशा जब भी कोई एक्सपर्ट यहाँ आते हैं ये जरूर पूछती हूँ कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे किडनी की बीमारी हो ही ना। ये हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। किडनी की बीमारी नहीं हो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक कि जिसको ब्लड प्रेशर हो या जिसको डायबिटीज़ हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में रखें। बिकॉज कई बार पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, बोलते हैं मुझे तो कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है, और फिर 5-10 साल के बाद किडनी बिगड़ गई तो फिर उस टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो जिसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि उसको कंट्रोल में अच्छी तरह से रखे। अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, पानी ज़्यादा पीना, डाइट में तंबाकू स्मोकिंग का अवॉइड करना, वज़न बढ़ने नहीं देना। ओबेसिटी जो कहते हैं वज़न बढ़ता है, उससे भी किडनी को नुकसान हो सकता है और किडनी पे लोड आ सकता है। तो अगर हम रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे, पानी रेगुलरली ज़्यादा पिएं, तंबाकू का सेवन नहीं करें और पेन किलर और किडनी को नुकसान हो ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करेंगे, तो हम अपनी किडनी को बिगड़ने से बचा सकते हैं। और जिसको किडनी की बीमारी नहीं हो उसके लिए भी एडवाइस है कि आप साल में एक बार किडनी का चेकअप करा लीजिए, और किडनी का चेकअप करा के आपको अगर किडनी की बीमारी है, अगर अर्ली स्टेज में आपको पता चलता है तो आप उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एडवाइस फॉलो करेंगे तो आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं, या अगर बीमारी हो तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आएगी तो उसको आप बढ़ने से बचा सकते हैं। सही बात है, और इसलिए हम आपको हमेशा कहते आए हैं कि आपकी छोटी से छोटी जो भी आपके शरीर में जो भी बदलाव होता है उससे फौरन नोट कीजिए, नोटिस कीजिए, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इलाज कीजिए, ताकि आपको जो दिक्कत आने वाली है आगे चलकर वो ना आए। किडनी की बीमारियों के इलाज के बारे में हमने बात की, लेकिन किडनी की बीमारियां आपको हो ही ना, ऐसी हम तो आशा रखेंगे। और उसके लिए किस तरह से किडनी हेल्दी रखी जाए उस पर भी हमें नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गंजू जानकारी दे रहे थे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने साझा की। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आपकी किडनी ठीक रहे। आप अपनी किडनी को संभाल के रखिए और बिगड़ने से बचाइए। सर, एक व्यूअर है अश्विन प्रजापति, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब किडनी साफ रखने के घरेलू उपाय बताएं। तो उनका अगर आप जवाब दे सकें। उसके लिए घरेलू उपाय तो वही है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। आप 2.5-3 लीटर पानी, माने कोई भी लिक्विड के प्रकार में आप पानी लिक्विड लेते रहिए, तो फिर किडनी का कचरा और शरीर का कचरा जो है वो फिल्टर होते रहेगा। तो घरेलू उपाय तो यही है कि आप पानी ज़्यादा पिए, और बाकी तंबाकू का सेवन नहीं करें, पेन किलर्स नहीं लें। तो बाकी डाइट में आप वेजिटेरियन डाइट पे रहेंगे तो फिर किडनी की तकलीफ़ होने की संभावना कम रहेगी। नॉन वेजिटेरियन डाइट में किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा जाता है और तकलीफ़ें हो सकती है। जी, तो आशा रखती हूँ अश्विन प्रजापति जी कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ये हम सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी पीने से चूक जाते हैं। तो एक बार आज फिर नियम कर लीजिए वर्ल्ड किडनी डे पर कि मैं दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी ज़रूर हम पिए, ताकि किडनी जो है स्वस्थ रहे, काम करती रहे। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और विश्व किडनी दिवस के इस खास दिवस पर हमारे दर्शकों को किडनी के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कह देती हूँ, वीएनएम के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें आपको वीएनएम के यूट्यूब चैनल पर हमेशा देखने मिलेगी। साथ ही आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।